प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे 12th क्लास के अंदर जो अपना इकाई थर्ड है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है, देखिए वैसे इकाई थर्ड का फर्स्ट चैप्टर और अपनी बुक के अंदर जो आपके 12th नंबर लेसन है अध्याय 12 है जिसका नाम है आपके पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व। जैसा नाम है, देखिए वास्तव में क्या है, पशुपालन का मतलब होता है घर पर जो पशु होते हैं उनको पालना और दुग्ध उत्पादन दोनों के अंदर पशु प्रबंधन का क्या इंपॉर्टेंस है। और यदि अपन इतिहास उठा के देखेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व अपने भारतवर्ष के अंदर पशुपालन से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य होते थे। इसका सीधा सीधा अपन देख सकते हैं कि आज से लगभग 6000 ईसा पूर्व समय से पहले जो अपने यहाँ पर सभ्यताएं थी, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो या विश्व की कोई भी सभ्यता हो, उसमें सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर गोवंश और अन्य जितने भी पशु हैं उनका वर्णन मिलता है विभिन्न प्रकार के जो ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत हैं उनमें। इसके अलावा जो खुदाई की गई है तो खुदाई विभिन्न प्रकार के चित्र वगैरह इस प्रकार के मिले, उनमें भी जो है आपके पशुओं का विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो पशुपतिनाथ की आदिनाथ की जो एक प्रकार की मूर्ति मिली है उसमें भी जो सींग लगे हुए जो देवता हैं वो मिले हैं। अर्थात यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये अपने बताती है कि प्राचीन काल में पशुपालन का विशेष महत्व था और मुख्य रूप से शुरुआत में ऐसा माना था विश्व के लोग पशुपालन जो करते थे अर्थात पशुओं का शिकार करते थे और शिकार करने का उद्देश्य उनका था मांस प्राप्त करना। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य के अंदर सद्बुद्धि आई विश्व के मनुष्य में, तो मांस प्राप्ति की जगह उसके बाद इन पशुओं का उपयोग कृषि कार्य में होने लगा। कृषि कार्य के साथ ही जो है इनसे मिलने वाले जो उत्पाद हैं, चाहे दूध है, दही है, इसके अलावा जैसे अपन देखते हैं ऊन है और मरने के बाद भी जैसे चमड़ा है, खाद के लिए इनकी हड्डियां हैं, यानी ये सब चीज़ें बहुत ही उपयोगी थी। और ये मनुष्य ने जब समझा तो ये जो पशुपालन है वह आपके जो एक प्रकार से केवल मात्र मांस प्राप्त करने के लिए होता था और बाद में जब मनुष्य को ज्ञान हुआ तो उपयोगिता और महत्व का पता चला। तो बंधुओं कृषि कार्य है, अन्य दूध है, ऊन है, ठीक है, आपके चमड़ा है, इसके अलावा जो आपको पता है कि पहले सवारी भी इसी के साथ होती थी। आज भी आपको पता है ऊंट छकड़ा, ठीक है, ऊंट छकड़ा है, आपके बैलगाड़ी है, यहाँ तक कि बैलों से जो है ईंधन के रूप में भी जिस प्रकार से कुओं में से पानी निकालने के काम आते थे और बैलों के माध्यम से पानी भी निकाला जाता था कुओं के माध्यम से, और यहाँ तक कि घानी भी निकाली जाती थी। उद्योग भी, घानी उद्योग भी इस पर निर्भर करता था कि बैल चारों ओर घूमते थे और उनके माध्यम से जो घानी का जो तेल निकाला जाता था। यानी ये जो पशुओं से केवल मात्र मांस प्राप्त करना नहीं है, पशु उत्पाद प्राप्त करना नहीं है, और पशु जो है उनके अनेक प्रकार के उपयोग हैं, यह सिद्ध किया है पशुपालन ने। और यदि इसके अंदर अपन ये पशु प्रबंधन करें, यानी एक प्रकार से अच्छा मैनेजमेंट करें, और अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो पशुपालन है और दुग्ध उत्पादन है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, क्योंकि एनिमल्स को मैनेजमेंट करना, उनका रखरखाव करना, इसके लिए आधुनिकतम तरीके आ चुके हैं। पहले जो गर्भाधान के लिए सामान्यतया सांड का उपयोग करते थे और आज जो सांड से जो संचित वीर्य होता है उसके साथ जो कंपाउंडर वगैरह जो प्रशिक्षित लोग होते हैं वो जो है जो सांड है या जो पाडा होता है भैंस के लिए, बकरियां हैं, भेड़ है, यानी नई उत्पत्ति के लिए उनका जो संचित वीर्य है उसका उपयोग करते हुए कृत्रिम गर्भाधान विधियों से भी नई नई नस्लें तैयार कर रहे हैं, अच्छी दूध वाली नस्लें जो तैयार होने लगी है। तो कहने का मतलब है पशु प्रबंधन के अंदर जो है पशुओं के
जो एक जन्म से लेकर के और उनके से अधिक उत्पादन बनाने के लिए नई नई विधियां खोजना पशु प्रबंधन का हिस्सा है। और यदि अपन बात करें और प्राचीनतम इतिहास की, तो बंधुओं हमारी जो अर्थव्यवस्था है, शुरुआत से जब से मानव सभ्यता पनपी है, ये जो अपने भारत की अर्थव्यवस्था है वह जो है कृषि पर निर्भर करती है। और जो कृषि है वह कृषि कार्य वर्तमान में जो ट्रैक्टर वगैरह से काम हो रहा है, ये पूरी मशीनरी से उपयोग हो रहा है, वह का पहले पशुओं के माध्यम से होता था। पूरा जो सिस्टम है पशु आधारित था। पशुओं के माध्यम से जो है खेत के अंदर काम करवाना हो, चाहे परिवहन के रूप में काम में लेना हो, अन्य सारे काम जो है आपके इस पशुओं पर निर्भर करते थे। तो अपनी अर्थव्यवस्था तो किस पर निर्भर? कृषि पर। और कृषि जो सामान्यतया पशुपालन पर भी निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि जो छोटे छोटे किसान होते हैं वह अपना घर खर्चा किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करके, दुग्ध वगैरह बेच करके, ऊन बेच करके, और जो ये सवारी के रूप में अपने ऊंट छकड़े का यूज करते हुए विभिन्न प्रकार से वो आर्थिक रूप से संबल बनते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है बंधुओं, ये बोझा ढोने से लेकर के अनेक प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था पर जो है कृषि का निर्भरता और कृषि पर पशुपालन की निर्भरता जो है विशेष रूप से होती है। अब यदि बात करें अपन प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों की, जिसमें आपके पशुपालन का विशेष महत्व मिलता है या पशु उत्पादन का विशेष महत्व मिलता है, तो विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य वेद, वेदों के अंदर स्पष्ट रूप से जो हवन वगैरह होते हैं, हवन के अंदर जो आपके घी का यूज किया जाता है, ठीक है, पंचगव्य का उपयोग किया जाता है, तो ये सब चीजें आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व, ठीक है ना, जो लिखी हुई है। इसका मतलब भारत के अंदर उस समय भी दूध से दही बनना, दही से घी बनना, ये सारी एक्टिविटीज होती थी। तभी देखिए आज अपन इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि जो पशुओं से उत्पाद प्राप्त होते हैं उसका उपयोग मनुष्य करना शुरू कर दिया है। तो यानी वेद है, ठीक है, पुराण है, उपनिषद है, वेदांग है, रामायण महाभारत में भी इनका वर्णन मिलता है। तो पशुओं का जो वर्णन है वो विशेष रूप से जितना भी प्राचीनतम साहित्य है उसके अंदर इनका पूरा वर्णन मिलता है। और विशेष रूप से यदि अपन देखें तो इन सब ग्रंथों के अंदर कामधेनु गाय के बारे में विशेष रूप से उल्लेख है कि देवता और दानवों ने जो मंथन किया था, समुद्र मंथन किया था, उसमें से कामधेनु यानी हमारी कामनाओं की पूर्ति करने वाली, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली जो गौ माता है, कामधेनु का उद्भव हुआ, इसका विशेष उल्लेख मिलता है। और सामान्यतया जो भारतवासी हैं, प्रत्येक भारतवासी घर में कामधेनु का स्वरूप लिया हुआ गौ माता का चित्र मिलता है, जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं की फोटो भी अंकित रहती है। अर्थात जो हमारे भारतीय दर्शन को देखिए, एक जो है कामधेनु गौ माता के रूप में इसका पूजन करते हैं। क्योंकि बंधुओं ये जो हो सकता है अपनी सोच क्या है, लेकिन जो कामधेनु है आज बड़े बड़े रिसर्चरों ने भी जो है स्पष्ट किया है कि दुनिया में केवल मात्र एकमात्र प्राणी ऐसा है जिसका गोबर और उसका मूत्र भी जो है विभिन्न प्रकार की मेडिसिन, कैंसर जैसे रोगों का, असाध्य रोगों के इलाज में काम ले रहे हैं। भारत ही नहीं, अमेरिका, जापान, वहां पर इस पर रिसर्च चल रहे हैं। और एक बहुत बड़ा इससे जो कामधेनु से अर्थात गौमाताओं से, गायों से जो गौमूत्र वगैरह प्राप्त होता है उससे हमने पढ़ा भी है कि जैविक जो एक प्रकार से नियंत्रक भी तैयार करते हैं, जैविक खाद्य भी तैयार करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। तो ये जो कामधेनु का उल्लेख अपने इस साहित्य में विस्तृत रूप से दिया गया है, विस्तृत रूप से वर्णन किया हुआ है बंधुओं, ठीक है। और शिलालेख और शिला चित्रकारों में नंदी बेल का, ठीक है, नंदी बेल के बारे में भी काफी कुछ जो वर्णन मिलता है। यानी इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो प्राचीन जो अपना साहित्य है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में जो है पशु के बारे में जानकारी थी, पशुओं से उत्पाद प्राप्त किए जाते थे, उनका अच्छी तरीके से यूज किया जाता था, ठीक है। इसी क्रम में यदि देखें प्राचीन काल से अपनी जो भारतीय कृषि है
उसमें पशुओं का विशेष योगदान रहा है जो अपनी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसके अंदर यदि देखा जाए तो पहले 75% जो है आपके योगदान जो कृषि का था, प्राथमिक क्षेत्र का था, इसके अंदर भी 25% किसका योगदान था, तो अपने पशुपालन का था, पशु उत्पादों का था, पशुपालन से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका था। और यदि अपन देखें कि शुरुआत के अंदर जो लोग हैं एक प्रकार से जो गायें होती थी, ये भी एक प्रकार से उस समय प्राचीन काल के अंदर गाय का दान देना महादान माना जाता था। जिसके सर्वाधिक गायें होती थी उसको बहुत बड़ा, जैसे महानंद, नंद, इस प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, लोग उसके अनुसरण करते थे, यानी राजा के बराबर उसकी पोस्ट थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती थी बंधुओं, वह उतना ही ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता था, या अपन कह सकते हैं कि उसकी समाज में प्रतिष्ठा होती थी। जैसे आज अपन देखते हैं जिसके पास सोना चांदी है या प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, उसकी समाज के अंदर विशेष एक पहचान होती है, लोग उसको फॉलो करते हैं चाहे वो कैसा ही है। लेकिन जो एक बार प्राचीन काल के अंदर जो आपके ये गोवंश वगैरह जो जिसके पास सर्वाधिक होता था, उसकी विशेष प्रतिष्ठा थी उसके समाज के अंदर, यानी एक प्रकार से ये मूल्य का मापक भी थी गौ माताएं, अर्थात गायें, ज्यादातर गायें रखने वाले व्यक्ति को जो है अच्छी दृष्टि से देखा जाता था। जितने भी लोग देवता हैं अपने राजस्थान के, जितने भी लोग देवता हैं राजस्थान के, उन लोक देवताओं की एक कॉमन चीज है बंधुओं, उन्होंने जो है गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। जैसे वीर तेजाजी महाराज जो गायों को छुड़ाने जा रहे थे, इसी प्रकार से गोगा जी है, गायों की रक्षा के लिए लड़े थे। इसी प्रकार से जो अन्य देवताएं हैं, जो भी देवता हैं, उन्होंने भी इस गोवंश के लिए, यहाँ तक कि भगवान नारायण ने भी कृष्ण के रूप में जो उतार लिया था, तो नंगे पैर गौ माताओं को अर्थात गायों को चराते थे। अब इस चराने से कुछ नहीं होना है, इनका यूज करके इसको किस प्रकार से बेनिफिशियल बनाना है, यह उद्देश्य अपने एग्रीकल्चर साइंस का बंधुओं, ठीक है। अब पशुओं की जो उत्पादकता है, अनुत्पादकता है, या उनको पालना लाभदायी है या नहीं है, इस पर, इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था पहले केवल मात्र जो है धार्मिक रूप से जोड़ करके पशुपालन करते थे। लेकिन अभी वर्तमान युग जो आर्थिक युग है, और इस आर्थिक युग में बंधुओं यदि इनकम नहीं हो रही है तो आपको पता है सेवा नहीं हो सकती। तो सेवा के साथ, यानी इन पशुओं की सेवा केवल मात्र जो कुछ लोग जो पशु पालते हैं शौक से पालते हैं, मनोरंजन के लिए पालते हैं, लेकिन अपना जो किसान है उसका उद्देश्य होता है कि जो भी पशु हैं उनका भी जो जीवन चले और उससे उनको उत्पाद प्राप्त हो और उनको इनकम भी प्राप्त होनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब सीधा सीधा बंधुओं यह है कि वर्तमान में पशुपालन जो है वह आर्थिक युग में जो एक प्रकार से इनकम वाला होना चाहिए। और प्राचीन काल में पशुपालन का उद्देश्य केवल पशुओं को पालना ही था, उनसे जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं केवल घर तक यूज करना था। आज जो है, आज का मनुष्य यह चाहता है कि उस पशुपालन के माध्यम से उसके घर पर भी खूब सारी इनकम हो और साथ में उसको खूब पशु उत्पाद भी मिल जाए। तो वर्तमान के अंदर जो पशुपालन है बंधुओं, व्यावहारिक रूप से यदि देखा जाए तो जो पशु उत्पाद हैं, उन उत्पादों के माध्यम से व्यक्ति को अच्छी इनकम हो, ठीक है, और अच्छी नस्ल के उसको पशु प्राप्त हो और उसके माध्यम से वो अपनी आजीविका को भी चला सके और वह आगे बढ़ सके। तो आजकल अपन कह सकते हैं पशुपालन को व्यावहारिक विज्ञान की तरह एक प्रकार से उसकी एक ब्रांच मानते हैं, जिसमें पालतू पशुओं को मितव्ययता और जो मितव्ययता के साथ पूर्ण और स्वस्थ रखने की कला का बोध कराती है। यानी पशुपालन जो है आजकल एक साइंस का भाग हो गया है, ठीक है। पशुपालन क्या है? व्यावहारिक विज्ञान की शाखा है। यानी व्यावहारिक विज्ञान की एक इसको शाखा माना है, जो कि पशुओं पर मितव्ययता यानी खर्चा जो है कम से कम होना चाहिए, मितव्यय होना चाहिए, ठीक है। और मितव्ययता के साथ जो है उनको आपके पूर्ण व स्वस्थ रखने की कला। तीन चीजें इस परिभाषा में ध्यान रखना। पशुपालन से आप क्या समझते हो?
तो पशुपालन देखो व्यवहारिक विज्ञान की एक शाखा है जो पशुओं पर मितव्ययता यानी कम से कम खर्चा, ठीक है, कम खर्च से जो आपके पूर्ण व स्वस्थ रखने की कला पशुपालन है। अब पशुपालन में अपने को पता है, जैसे देखिए गाय पालन हो सकता है, भैंस पालन हो सकता है, भेड़ पालन हो सकता है, ऊंट पालन हो सकता है, मुर्गी पालन हो सकता है। अब इन सब के पालन का उद्देश्य अलग अलग है, ठीक है। गाय पालने का उद्देश्य है गो उत्पाद प्राप्त करना, ठीक है। भैंस पालन का उद्देश्य भी यही है कि दूध अधिक से अधिक प्राप्त करना, ठीक है। भेड़ पालन का जो उद्देश्य है वो ऊन जो है अधिक से अधिक प्राप्त करना, ऊंट जो है इससे ऊन भी प्राप्त करते हैं, साथ में इसकी सवारी भी करते हैं, ठीक है, यानी बोझा ढोने में ऊंट काम आते हैं। और मुर्गी पालन का उद्देश्य अंडे प्राप्त करना और मुर्गियों से एक प्रकार से मांस प्राप्त करना, ठीक है। तो प्रत्येक पशुपालन के अंदर जो अलग अलग पशु हैं उन पर कम से कम खर्चा हो और उनको पूर्ण रूप से यदि अपन स्वस्थ रखेंगे, ठीक है, और वो एकदम अच्छे एक्यूरेट रहेंगे तो ये उत्पाद अधिक मिलेंगे और आपको अधिक बेनिफिट होगा, अधिक फायदा होगा। तो यानी इसीलिए कहा जाता है बंधुओं कि जो आपके पशु पालन है अब रखने की कला जरूर है और इसके साथ ही इन सब को किस प्रकार से व्यवस्थित रख सके, यानी पशुपालन में मुख्य रूप से ये जितने भी पशु हैं ऐसे और पशु हैं, उन पशुओं को पशु प्रजनन से लेकर के पशु प्रजनन यानी पशु का जो जन्म लेना है उसकी जो कंडीशंस पैदा होती है वह, और पशु प्रजनन के साथ बंधुओं पशु आहार है, ठीक है, पशु आवास है, आहार का मतलब है उसका खाना, ठीक है, पशु क्या खाता है, कैसे करता है, किस प्रकार से वो रहता है, उसको किस प्रकार से भोजन कराने से अधिक दूध प्राप्त हो सकता है, उसका शरीर कैसे बलिष्ठ रह सकता है, वो अधिक कैसे यूजफुल बन सकता है। तो पशु आहार जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पशु प्रजनन के साथ पशु आहार दोनों इस प्रकार के हैं कि इनमें यदि अपन देखा जाए कि जो आपके विशेष रूप से अधिक ध्यान देने योग्य होता है, इसी के साथ देखते हैं तो पशु आवास है, पशु प्रजनन यानी उसके जनन से संबंधित जानकारी, आहार का मतलब उसके खाना पीना, पशु आवास का मतलब उसके रहने का जो स्थान है वह भी एक प्रकार से अच्छा होना चाहिए, और जो इन सब के साथ इनकी जो देखभाल है वह भी समुचित एक मैनेजमेंट के तहत होनी चाहिए। समय पर इनको आहार मिलना चाहिए, अच्छा आवास मिलना चाहिए जिसको सर्दी गर्मी धूप इन सब से वर्षा इत्यादि से ठंड से बचा सके, ठीक है, और उचित उसके अंदर सिस्टम होना चाहिए ताकि उसको भोजन पानी वगैरह पीने में कोई समस्या नहीं हो, उसको रहने में कोई समस्या नहीं हो। बहुत ज़्यादा भीड़ है पशुओं की तो पशु आपस में रह नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा कीचड़ करेंगे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा बंधुओं यह है कि इन सब का जो मैनेजमेंट करना यानी पशुओं की देखभाल से लेकर के और पशुओं का जो आहार है आवास है इन सब का ध्यान करते हुए और जो आपके इनका जो स्वास्थ्य है के बारे में विस्तृत अध्ययन कर, ठीक है, पशु प्रजनन पशु आहार पशु आवास इनकी देखभाल और इनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत अध्ययन कर एक प्रकार से इसको बेनिफिशियल बनाना, लाभदायक बनाना, ठीक है। और जब अध्ययन आप करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे और या विस्तृत अध्ययन करेंगे तो ये जो सारी क्रियाएं हैं ये लाभदायक बन जाएगी, ठीक है। ये भी परिभाषा आपके पशुपालन की है, ठीक है। पशुपालन का उद्देश्य है कि एक समुचित प्रकार से बहुत ही अच्छी प्रकार से पशु प्रजनन हो, आहार हो, पशु का आवास हो, देखभाल हो, स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करना पशुपालन कहलाता है। वरना क्या होता है, सामान्यतः अपन देखते हैं कि पूरी जानकारी नहीं होती है कि किस समय कैसा आहार देना चाहिए,
प्रजनन के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, पशु का आवास कैसा होना चाहिए, उसकी देखभाल कैसे की जा सकती है, उसकी स्वास्थ्य के लिए कैसी चिकित्साएं, उसको जो है मेडिसिन कैसे दी जा सकती है। यदि वैज्ञानिक रूप से इनका अध्ययन करते हुए अच्छी प्रकार से अपन इन सबको पशुओं को उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से आपका जो एनिमल का जो बेनिफिट्स एनिमल से पशुपालन है वो निश्चित रूप से लाभदायक होगा, और जो अपने किसान भाई हैं पशुपालन जो करते हैं उनको अधिक फायदा होगा, अधिक बेनिफिट होगा। और इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि जो आपके वर्तमान युग है वह आर्थिक युग है, क्योंकि अब लगभग सभी कार्य आर्थिक दृष्टि को देखते हुए किए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसका उद्देश्य भलाई करना हो। ज़्यादातर जो आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए लोग हैं वो एक ही चीज़ चाहते हैं, उनको अधिकतम बेनिफिट हो, अधिकतम फायदा हो। और अधिकतम फायदा और बेनिफिट तभी होता है जब कोई भी चीज़ जो मैनेजमेंट के तहत की जाती है अर्थात प्रबंधन के तहत की जाती है, और इस प्रकार से पूर्व नियोजित करके। और पशुपालन की एक प्रकार से गाइडलाइन जो होती है, जो भी कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, पशुओं के जो भी जुड़े वेटरनरी से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिस प्रकार से जैसे कोई भी पशु है जो गर्भवती जो भी पशु है उसको किस प्रकार से उसकी देखभाल करना, उसको अच्छा खिलाना पिलाना ताकि उसका ऐन है, उसके थन है, वह स्वयं मजबूत बन सके, अच्छा दूध देने की कंडीशन में आ सके। तो इसके लिए जो है पशुपालन एक प्रकार का विज्ञान है जिसके अंदर देखिए इन सब चीज़ों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, और विस्तृत अध्ययन करते हुए बंधुओं इनसे न्यूनतम लागत पर, जो न्यूनतम लागत है उस पर अधिकतम उत्पादन होना चाहिए। इसका एक उद्देश्य होता है लागत कम से कम आनी चाहिए और जो प्रोडक्शन है वो उत्पादन अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूनतम लागत पर उत्पादन जब अधिकतम होता है तो यह पशुपालन जो है फायदेमंद बन जाता है आर्थिक रूप से, और इसमें विशेष योगदान होता है जो एनिमल्स मैनेजमेंट होता है उसका। ठीक है, इसके बाद यदि अपन बात करें कि इन सभी की जो चीजें हैं इनमें से किसी एक को कम महत्व दिया गया तो अनुमानित लाभ प्राप्त नहीं होगा। यानी जो भी पशुपालन से जुड़ी जानकारी है शुरुआत से लेकर के अंतिम तक प्रत्येक का महत्व है। पशु यदि मानो दूध नहीं दे रहा है तो भी उसको भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसको आवास उपलब्ध करवाना पड़ता है, उसको आहार देना पड़ता है। ठीक है, और जब वो प्रजनन योग्य हो जाता है तब आप देखिए एक आपके गांव में, आपके शहर में विभिन्न प्रकार के जो पशु घूमते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कुछ घोड़े, कुछ खच्चर भी रोडों के ऊपर घूमते रहते हैं, लेकिन क्या सारे घोड़े और खच्चर रोड पे घूम रहे हैं? क्या नहीं घूमते ना। कुछ लोग उनको विशेष रूप से आवासों में रखते हैं, क्यों? कि उनका ध्यान रखना होता है, और जिन पशुओं का ध्यान नहीं रखते वह लाभदायक नहीं होते। इसलिए सामान्यतः अपने किसान जो उनको खुला छोड़ देते हैं और गांव गांव वो भटकते रहते हैं पशु। ठीक है, यहाँ तक ऊँट भी यदि कमजोर हो जाता है या जो है वो सवारी योग्य नहीं होता तो लोग उसको भी छोड़ देते हैं। तो कई कई जगह आप जब जैसलमेर की साइड जाते हैं तो खूब सारे ऊँट घूमते हुए आपको दिखते हैं। और यहाँ तक कि जो गधे होते हैं उनको भी अपन देखते हैं, वो सवारी में काम आते हैं तो लोग उनको अपने घरों पर बांध देते हैं, लेकिन जब वो योग्य नहीं रहते अर्थात उनकी जो एबिलिटी नहीं होती तब उनको वो खुले छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो पशुपालन है उसका मूल उद्देश्य है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, लेकिन साथ में जब कोई भी पशु होता है उसका ये जो पशु प्रजनन हो, पशु आहार हो, यानी इसके जीवन से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं उसको जब मैनेजमेंट करेंगे अर्थात उसको विशेष महत्व देंगे और उसके अकॉर्डिंग टू वर्क करेंगे, तभी ये जो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होगा या उत्पादन अधिक होगा। अब अपन बात करते हैं ये मैनेजमेंट क्या है। यानी पशु तो है ही, पशु तो आप सब जानते हो, पशुपालन भी जानते हो, पशुओं को पालना, ठीक है, उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त करना। अब ये प्रबंधन चीज क्या होती है? यानी प्रबंधन जो शब्द है बंधुओं वो अंग्रेजी के शब्द मैनेजमेंट से बना हुआ है। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन हो गया। ठीक है, तो देखो मैनेजमेंट जो है वह जो पशु प्रबंधन कह सकते हैं अपन, पशु प्रबंधन में वो सारी चीजें आती है। ठीक है, पशु प्रबंधन में वो सारी चीजें आएगी जिसको अपन मैनेजमेंट कहते हैं। अर्थात जो मैनेजमेंट है वह एक प्रकार से पशुओं से जुड़ी हुई जितने भी काम होते हैं उन कामों का विशेष रूप से व्यवस्थित करना, वैज्ञानिक रूप से उनका अध्ययन करते हुए और ठीक से उन लक्ष्यों को प्राप्त करना,
सुनियोजित करना, पशु से जुड़े हुए जो जितने भी कार्य होते हैं उसको निर्धारित प्रारूप में करना पशु प्रबंधन कहलाता है। ठीक है। और केवल प्रबंधन का मतलब होता है बंधुओं जो उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध का मतलब है जो जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका इस प्रकार से समुचित उपयोग करना कि अधिकतम लाभ हो। अर्थात जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर आपके पास केवल अभी एक नोटबुक है, ठीक है। यदि एक नोटबुक है और उसका आपने समुचित उपयोग किया, ढंग से यूज किया है, तो वो आप उस नोटबुक में एक मैनेजमेंट के तहत आपने उसके अंदर आपके एग्रोकेमिस्ट्री का भी नोट यूज कर रहे हो, एग्रोबायोलॉजी भी यूज कर रहे हो और एग्रीकल्चर भी यूज कर रहे हो, एक सिस्टमेटिक ढंग से उसका पूरा यूज कर सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार से जो उपलब्ध जितने भी संसाधन का उपयोग करते हो अपना काम चलाना, उससे अधिकतम फायदा लेना, यह है प्रबंधन। ठीक है। तो उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्वक, ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दक्षता पूर्वक अधिकतम लाभ कमाना। ठीक है। अधिकतम जो है कार्य है उससे करना। तो जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, जो भी चीजें आपके पास यूज, जो भी रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, उनको लेते हुए दक्षता पूर्वक वर्क करते हुए और अच्छी तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से, ठीक है, जो उन सब कार्यों को जो एक प्रकार से अधिकतम कार्य करना, अर्थात उन कार्यों को एकदम कोऑर्डिनेशन के तहत करना, समन्वित करना। ठीक है। और समन्वित करके और उससे अधिकतम फायदा उठाना, अधिकतम लाभ उठाना, यह होता है प्रबंधन। और यदि अपन प्रबंधन की परिभाषा की बात करें तो प्रबंधन की जो परिभाषा है वह उपलब्ध जो संसाधन होते हैं, तो पशुपालन जो है उसके मैनेजमेंट की बात नहीं है। किसी भी चीज का जो आप प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जितने भी आपके पास संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनका दक्षता पूर्वक यूज करते हुए और उसको प्रभावपूर्ण तरीके से, बहुत इफेक्टिव जो आपका मेथड होना चाहिए उसका यूज करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, अर्थात कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, ताकि जो आपके एम्स हैं, आपके लक्ष्य हैं, उनको आप एक प्रकार से तुरंत ही प्राप्त कर सको, निश्चित रूप से सुनिश्चित कर सको। इसका मतलब सीधा सीधा उपलब्ध जो संसाधन है उनका दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। जो प्रबंधन होता है बंधुओं, उस प्रबंधन यानी मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन में आपके सबसे बड़ी चीज होती है आयोजन, यानी प्लानिंग। अब प्लानिंग जो होती है, आयोजन जो होता है, यानी किस प्रकार से किसी भी चीज को, किसी भी काम को आपके संपादित करना पूरी तरह से। ठीक है। सबसे बड़ी चीज है आयोजन। और आयोजन करने के लिए आप सबको पता है कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, अर्थात संगठन होना चाहिए। ठीक है। जिसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही आपके सबसे बड़ी चीज है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर स्टाफिंग होती है। ठीक है। तो अच्छी स्टाफिंग होनी चाहिए। इन सब को समन्वित करना, आयोजन, संगठन, स्टाफिंग और आपके इन सब का जो प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजेशन का यूज करना है, स्टाफिंग को है, तो इन तीनों चीजों के लिए एक चीज चाहिए, वो है नेतृत्व, यानी लीडिंग। जो लीडर होता है किसी भी चीज का, वह एक प्रकार से इनमें समन्वय स्थापित करता है और जो आपके इनके माध्यम से एक जो संगठन होता है या जो पहल होती है, संगठन या जो पहल है, उस पहल का एक प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रण करना। ठीक है। उसका जो एक प्रकार से नेतृत्व करना, ये मैनेजमेंट है। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी कंपनी में सबसे बड़ा कौन होता है कि जब मैनेजर है। मैनेजर क्या काम करता है, जैसे बैंक मैनेजर है, आपने किसी बैंक में गए होंगे तो बैंक मैनेजर पूरा मैनेजमेंट कर रहा है बैंक का, कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, किस प्रकार से कौन कहाँ खड़ा रहेगा,
कौन जो पैसे देगा, कौन स्लिप भरवाएगा। इसी प्रकार से अपने जो है किसी कंपनी में या किसी उद्योग के अंदर देखा होगा जो मैनेजर होता है वो कंप्लीटली मैनेजमेंट करता है, ठीक से प्रत्येक चीज को व्यवस्थित करता है और देखता है कि इसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यदि अपन देखें तो एक जो व्यक्ति हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे, जिन्होंने एक परिभाषा दी है इस मैनेजमेंट को, F.W. टेलर ने नेतृत्व जो इस मैनेजमेंट को जो परिभाषा दी है वह यह दी है कि प्रबंधन जो है यह बताता है या ये सिखाता है या इसकी ओर लीडिंग करता है कि क्या करना है और जो कार्य है इसको करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। इसकी जो जानकारी है वो मिलती है प्रबंधन से, यानी प्रबंधन एक प्रकार की कला है, ठीक है। और ये कला, ये जो आर्ट है वह व्यक्ति को ये सिखा देती है कि किस प्रकार से वो इन उचित जो भी दक्षता पूर्वक यूज कर सके संसाधनों का, रिसोर्सेज का यूज करते हुए ठीक से वह इनका जो है उपयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सके। और जो पशु प्रबंधन का जो मूल उद्देश्य है बंधुओं वह यही है कि जो उपलब्ध संसाधन है यदि इसको पशु प्रबंधन में जोड़ेंगे तो जितना भी पशु को यदि मान लो आहार देना है, उसके प्रजनन के समय, उसके आवास से संबंधित उसकी देखभाल, उसकी चिकित्सा सुविधाएं, उसकी नस्ल सुधार, यानी प्रत्येक चीज, यानी पशुपालन का मूल उद्देश्य क्या है यदि देखा जाए तो सामान्यतः जो डेली यूज अपन मॉर्निंग टू इवनिंग जो दूध पीते हैं, दही खाते हैं या अन्य जो घी खाते हैं, भोजन के साथ जो घी का यूज करते हैं, ये सब पशुओं से प्राप्त होता है। अर्थात उन पशु उत्पादों कैसे अच्छे तरीके से अच्छे प्राप्त कर सकें और अधिकतम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह सिखाया जाता है पशु प्रबंधन के अंदर। और जो पशु प्रबंधन जो है पशुपालन व्यवसाय की सफलता और उसके अच्छे व समुचित प्रबंध पर निर्भर करती है, क्योंकि पशुपालन का ही एक भाग होता है दुग्ध उत्पादन, दूध का उत्पादन, और दूध का उत्पादन कहलाता है आपके दूध विज्ञान, ठीक है। और दूध विज्ञान जो है वह एक प्रकार से पशुपालन और दुग्ध विज्ञान में प्रबंधन का महत्व जो अपन आगे के वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।